वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। दोस्तों, रीजनिंग के सेशंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो है ब्लड रिलेशन के लास्ट में मैंने आपको जो टाइप करवाया था, मैंने कहा तीन तरह के सवाल आते हैं ब्लड रिलेशन पे। एक स्टेटमेंट बेस्ड, दूसरा कन्वर्सेशन बेस्ड, तीसरा है सिंबल और कोड बेस्ड। तो ये सिंबल और कोड बेस्ड पे मजीद प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। यहां पर आपको दिया है प्लस की मीनिंग जो दी है वो फादर की है, माइनस की दी है वाइफ की, क्रॉस दिया है डॉटर का, डिवाइड दिया है सन का। तो जरा पढ़िए, यहां लिखेंगे जे, जे क्रॉस के। जे क्रॉस का मतलब होता है जे इज डॉटर ऑफ के, ठीक है जी। और के है प्लस, प्लस का मतलब होता है फादर, के इज फादर ऑफ एल। और एल डिवाइड एम आएगा, डिवाइड का मतलब होता है सन, एल इज सन ऑफ एम। बस ये आपको दिया हुआ है, इससे हमें निकालना है। बताओ एम जे का क्या लगता है? जे इज डॉटर ऑफ के, जे है डॉटर किसकी? के की। जे डॉटर है किसकी? के की, के ऊपर आएगा। अब के इज फादर ऑफ एल, फादर ऑफ एल मतलब जे और के आपस में बहन भाई है या क्या है? एल इज सन ऑफ एम, एल जो है वो सन है किसका? एम का है, एम ऊपर आएगा, ये आपस में मियां बीवी हो गए। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, यहां पर करना क्या है, पूछा गया हाउ इज एम रिलेटेड टू जे। एम जे क्या लगती है? बोलो माँ लगती है, माँ। माँ को अंग्रेजी में बोलते बेटा मदर बोलते हैं। ये वाला सवाल हो गया, 2 सेकंड का सवाल, बात खत्म। प्यारे बच्चों, एसएससी सीएचएसएल 10+2 का सवाल 2020 का आपके सामने हाजिर है। पूछा गया ये जो क्रॉस है ये बताता है वाइफ को, डिवाइड बताता है प्लस फादर को, ठीक है जी। पूछा गया बताओ आर जो है वो दादा है एस का। पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब होता है दादा, मतलब बाप का बाप, बाप का बापू। यानी कि अगर ये हम हुए, ये हमारे अब्बा हुए, ये अब्बा के अब्बा हुए, इसे कहते हैं ये दादा हुए हमारे, पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो यहां बताना है, यहां रिश्ता कौन दिखाता है? बाप का। डिवाइड क्या दिखाता है बोलो? तो मुझे बताना है आर किसका दादा है? आर किसका दादा है? एस का। तो अब देखो जरा, आर के बीच में कोई और आएगा, उसके बीच में कोई और आएगा, यानी कि ये आर किसका पापा है? जे का। जे किसका पापा है? तो एस बनेगा पोता किसका? आर का। तो आर बनेगा दादा। तो आंसर क्या बनेगा? ये वाला कॉमन सेंस की बात है, और जगहों पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जो है इसको अगर क्रॉस लगाएंगे, ये वाला तो बनेगा नहीं, एस और आर, यहां तो एस ही इसका बेटा बन गया, एस का बेटा आर, ये तो बनेगा नहीं। यहां एस यहां पर है, आर यहां पर है, बीच में कोई कंकॉर्ड नहीं है, तो ये दोनों एक ही लीनेज में आने चाहिए। जनरेशन ऊपर नीचे, फिर बीच में आर, फिर जे, फिर एस, इस तरीके का रिश्ता बनना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे ये बन के दादा। देखो एस बच्चा किसका है? जे का बच्चा है। जे किसका बच्चा है? आर का बच्चा है। तो एस जे का बच्चा, जे आर का बच्चा, तो आर बनेगा दादा किसका? बोलो, आर बनेगा दादा किसका? एस का। तो दैट इज व्हाई आर इज कॉल्ड एज अ पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एस। इस तरीके से हमने इसको सवाल कर दिया है। तो फिलहाल के लिए हमने 2 क्वेश्चन कर दिया है आराम के साथ और बड़े ही अच्छे तरीके के साथ, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। रीजनिंग की लेक्चर सीरीज में हम आज आपके सामने एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। अभी तक हमने आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाया हुआ है, और जाकर आप प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आप बच्चों की डिमांड रही है, सर हमें जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल में क्या देखने को मिलेगा? बॉर्डर बटालियन में इस पर सवाल आए हुए थे, क्या नहीं थे? बिल्कुल आए थे। जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, सीपीओ का हो, डिफेंस के जो एग्जाम होते हैं, ये वाला टॉपिक वेन डायग्राम हो या स्टेटमेंट कंक्लूजन जरूरी आता है। अभी फिलहाल के लिए जब तक सिलेबस नहीं आएगा तब तक हम आपको एक्सपीरियंस की बुनियाद पर पढ़ाते जाएंगे, क्योंकि ये पढ़ाई आपको भी जाया नहीं हो जाएगी। आगे अभी आप जेके पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आप जीडी की तैयारी करोगे तब भी ये काम आएगा। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो ये काम आएगा, जेके एसएसबी का एग्जाम, नायब तहसीलदार का, पटवारी का, सब जगह ये काम आएगा। तो आइए पहले देखते हैं। ये मैंने 2 यहां चीजें लिखी, एक लिखा वेन डायग्राम, एक लिखा स्टेटमेंट और कंक्लूजन। सबसे पहले मैं बात करूंगा वेन डायग्राम। इसी बात करूंगा, बोलो थोड़ा जम के बोलना, क्या बोलेंगे बोलो? ओके।
एक बंदा था, उसका नाम था जॉन वेन। ये एक मैथमेटिशियन था। इस जॉन वेन ने कहा एक चीज, का जो एक रिश्ता होता है दो चीजों के बारे में, वो हम एक शक्ल के साथ दिखाएंगे। दो चीजों का जो रिश्ता है वो हम एक फिगर के जरिए दर्शाएंगे। जॉन वेन ने ये कहा। मैंने कहा जॉन वेन समझ में नहीं आएगा, खोल के बता। कहा सुन फिर, अगर आपको मुझे समझना होगा तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सेट किसे कहते हैं। ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले इसका बेसिक। बोला जॉन वेन ने बताया यार सेट क्या है। मैंने कहा मेरे पास ऐसी जनता है जिन्हें सेट भी नहीं पता है। कहा कोई बात नहीं, 9th क्लास में चला जा। मैं गया 9th क्लास में, तो कहने लगा सेट जो है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। सिमिलर थिंग्स 9th क्लास का बच्चा, बल्कि आजकल के 5th स्टैंडर्ड में ये आता है सेट किसे कहते हैं। सेट ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। मैंने कई दिनों से लगातार सेम सिमिलर की कहानी बता रहा था मैं आपको। रीजनिंग में क्या, इंग्लिश की वोकैबुलरी में कल पढ़ा हमने वर्ड एनोलॉजी। एनोलॉजी में हमने कहा एनोलॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। क्या होता है, सेम होता है, 100% एक जैसा। सिमिलर होता है हूबहू मिलता जुलता। जैसे आप और मैं, हम सेम नहीं है, हम सिमिलर है। क्या है बोलो, एक जैसे। तो एक जैसी चीजों का ग्रुप को बोलते हैं सेट। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5। अब बताओ, सिमिलर का मतलब होता है जो एक ही परिवार के हो, बिलोंगिंग टू सेम फैमिली। बिलोंगिंग टू, थोड़ा जम के बोलेंगे मेरे साथ, बिलोंगिंग टू, जो एक ही फैमिली के सदस्य हो, जो एक ही फैमिली के फर्द हो, उन्हें हम सिमिलर कहते हैं। अब बताइए 1 2 3 4 5 जो है, ये एक ही खानदान के हैं, एक ही परिवार के हैं। तो एक ही परिवार की चीजों को डब्बे में डाल दिए, डब्बे का नाम पड़ गया सेट ऑफ नंबर्स। आई समझ। अब मैं करूंगा ए बी सी डी, तो ये क्या बनेगा, सेट ऑफ लेटर्स। तो इस तरीके से मैं समझ गया कि सेट किसे कहते हैं। हाँ, ए 1 बी सी 2 3, इसको हम सेट नहीं कहेंगे। इट इज नॉट सेट, बिकॉज यहां दो अलग अलग परिवारों की चीजें आ गई है। दो अलग अलग फैमिली की चीजों से सेट नहीं बनता है। सेट जब भी बनता है तो एक ही प्रकार के, एक ही तरह की चीजों से बनता है। जम के बोलो, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो बहरहाल मैं सेट लूंगा दो। पढ़ाना मुझे क्या है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से कहां जाना है, एक देखो हम पूरी की खेती बाड़ी कर रहा हूं मैं, मुझे पता है हमारे सामने जमीन कैसी है। एक टीचर पूरे क्लास को पढ़ाता है, 100-200 बच्चों को, पता होता है उसे कि किस बच्चे को कहां इलाज करना है। अगर मैं डायरेक्टली शॉर्टकट पे आऊंगा, वो आबादी छूट जाएगी जिन्हें बेसिक भी नहीं पता है। जो बिल्कुल एक गोल पत्थर है, उसे दीवार में लगाना, कैसे लगाएंगे, पूरी दीवार गिर जाएगी। पहले उस गोल पत्थर का इलाज करना है, उसे पूरा शेप करके फिर वो ईंट की शक्ल देगा। तो देखिए जरा, यहां सेट में लेता हूं एक 1 2 3 4 5, एक और सेट लेता हूं मैं 4 5। ठीक है जी, इसको सेट ए नाम रखा, इसको सेट नाम बी रखा। अब मैं सेट की डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये सेट की होती है, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और सेट की दो फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। उधर जाने की जरूरत नहीं है। अब जरा सुनिए, ए सेट लिखा है, ये बी सेट लिखा, बताओ ना जी, समझ में आ रहा है? ये सेट ए है और सेट, जरा आप देखो, अपनी अकल खोलो और सोचो कि दोनों सेट में कोई रिश्ता है? रिश्ता है? कहां पे रिश्ता है सर? यहां 4 और 5 जो है वो इसके पास भी मौजूद है। मतलब यहां पर ये वाले एलिमेंट्स क्या है बोलो, कॉमन है। क्या है? जॉन वेन आया मैदान में, कहा मेरा नाम तो दुनिया में रहेगा नहीं, लेकिन एक काम अच्छा करूंगा तो रहेगा नाम। अच्छे काम करने वालों के नाम बाद में भी लिए जाते हैं, है ना। इंस्टाग्राम चलाने वालों का नाम कब तक रहेगा? अब सुनो, ए और बी, ए और बी, 4 5 और ये दोनों आपस में क्या है, बोलो ना जानो, क्या है ये बोलो, कॉमन। शाबाश। अब सुनो, यहां इस जॉन वेन ने कहा सेट को लिखो आप गोले से। किसे लिखो? कहा गोल सर्कल बनाओ, ये सेट को दर्शाएगा, रिप्रेजेंट करवाएगा। कहा इसका नाम ए रखो, लिखो 1 2 3 4 5, फिर लिख दिया। कहा अपनी मर्जी, जहां मर्जी लिख दो एक गिनती। कहा दूसरा सेट लिखो बी, इसमें भी लिखो 4 और
बोलो सही है। अब जॉन वेन ने कहा दोनों जो चीजें हैं इनको डब्बे में डाल दो। मैंने डाल दी गोले में। अच्छा ए जॉन वेन जरा ये बता आगे क्या करूंगा। कहा दोनों यहां रिश्ता है ना, यहां पे इसी रिश्ते को हमने डायग्राम में सिखाना है, इसी रिश्ते को डायग्राम में। मैंने कहा बताओ कैसे। कहा सुन मिटा पहले बोर्ड। अच्छा जी, बोर्ड मिटाने के बाद क्या करेंगे बताइए जी। तो कहने लगे जी भैया ऐसे करिए, यहां लिखो आप 1 2 3 4 5 लिखो और फिर यूं गोला मारो एक और। मैंने कहा ऐसा क्यों किया। कहा ये ए सेट है ना, अगर पूरी नजर से छोड़ो देखोगे तो ये 1 2 3 4 5 क्या बनेगा सेट ए। बी वाले सेट में क्या आएगा 4 और ये बीच में, इसलिए मैंने गोले एक दूसरे के ऊपर लिपटा दिए हैं क्योंकि ये चीज इनके बीच में कॉमन थी। क्या थी बोलो। तो कॉमन चीज को हम दिखा देंगे हमेशा ऐसे। अच्छा मैंने कहा ऐसे दिखाएंगे। कहा इसी का नाम तो वेन डायग्राम है, इन्हीं चीजों का नाम वेन डायग्राम है। तो वेन डायग्राम हम समझ गए। वेन डायग्राम इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स। मैंने आज से जितने लेक्चर दिए कभी आपके सामने अंग्रेजी में नहीं बोला, और ना 6 घंटे अंग्रेजी बोलने में अल्लाह का शुक्र है मैं बोलता हूं, लेकिन अंग्रेजी में नहीं बोलता हूं क्योंकि आपको कंप्यूटर एग्जाम क्रैक करना है। राइट सुनो अब देखो ये वेन डायग्राम क्या है। वेन डायग्राम उस शक्ल का नाम है जो हमें रिलेशन बताती है, रिश्ता बताती है दो सेट्स के बीच में। दो सेट्स के यहां रिश्ता क्या था 4 और 5 का मिलकर बोलो क्या रिश्ता था। तो यहां 4 और 5 को मैंने बताया 4 और 5 बीच में आएगा 1 2 3 अलग से लिखूंगा, बात खत्म। तो दिस इज कॉल्ड एज ए वेन डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं। उम्मीद है यहां तक पूरे का पूरा समझ में आ चुका है, शाबाश। अब जरा मैं देखूंगा ये YouTube की तारीख में पहली तरीके से ऐसे कोई पढ़ाएगा स्टेटमेंट कंक्लूजन। मैं हवाओं में तीर नहीं मारता हूं, आप देख के चेक करो। आप लोग सीधे स्टेटमेंट का सवाल लेते और समझाते हैं, तभी आबादी 90% बेचारी गूंगी रहती है कि पढ़ाएगा कौन। अब सुनो यहां से, ये तो आपको मैंने एक चीज सिखाई, जब बीच में क्या होता है बोलो कॉमन। क्या है। तो कॉमन की डायग्राम बनेगी ऐसा, समझ में आया बोलो। कॉमन का मतलब है कुछ मिलता है कुछ मिलता, पूरे का पूरा कॉमन। देखो बेटा जब इधर लिखना, जब हम जवान थे नहीं, जब कुछ कॉमन हो, कुछ कॉमन मतलब सम कॉमन हो। क्या बोलो सम मतलब थोड़ा, तब डायग्राम बनानी है ऐसे, समझ में आया। जब कुछ बीच में मिलता जुलता तो डायग्राम बनाएंगे। आप मुझसे नाराज हैं क्या। थोड़ा जोर से बोलो, समझ में आ रहा है। नाराजगी अगर है तो बताओ, हम चले जाएंगे। नाराजगी है। आर यू रेडी। शाबाश। तो याद रखो यहां पर जब कुछ कॉमन हो तो इस तरीके से बताएंगे। अब जरा हम देखेंगे एक और तरह का सवाल। डायग्राम सीखनी है सारी यहीं पे, फिर आएंगे स्टेटमेंट कंक्लूजन पे। देखो जी अब मैं बनाऊंगा सेट 1 1 2 3 4 5 बी लिखूंगा। बोलो बी लिखूंगा मैं, ध्यान सुनो मेरी बात। बी लिखूंगा मैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी रिश्ता है कुछ, अभी रिश्ता है कुछ है, रिश्ता है ना। रिश्ता क्या है कि ए पूरे का पूरा किसमें है। आहा ए सारे का सारा किसके अंदर है। देखो जरा ऐसा लगता है कि ये ए बिल्कुल बी में आ गया है, लग रहा ना। ऐसा रिश्ते के लिए जॉन वेन ने कहा टेंशन नहीं, मैं आया। कहा एक काम कर, बड़ा वाला गोला कौन सा है बी। कहा जो बड़ा है वही तो छोटे को अपने पास लेगा। बड़ा भाई अच्छा हो तो छोटे पर बड़ी शफकत करता है ना। समझ रहे हैं बात। तो देखिए यहां इसके पास जमीन ज्यादा है, वो पूरी की पूरी जमीन में इसका घर है। तो आप ऐसा कीजिए बी वाला गोला बाहर बनाइए। ठीक है जी, बोलो ना जी। तो मैं बनाऊं ऐसे 1 2 3 4 5 है ना। अब ये वाला गोला कौन सा आएगा ए का, बाहर कौन सा बचेगा 6 7 और। तो ये कहा जॉन वेन ने, कहा जब कोई सेट दूसरे में पूरे का पूरा जज्ब हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, तो आपने क्या करना है, बड़े वाले को बाहर रखना है, छोटे वाले को अंदर रखना है। तो इसका मतलब है जब
एक सेट पूरे का पूरा दूसरे में हो तब इस तरह का गोला बनता है। समझ आ रहा? तो यहां ए अंदर आएगा, बी ईमानदारी से बोलो समझ में आ रहा है? तो जब थोड़ा मिल जाए तो ये यहां आप अंदाजा लगाइए, यहां पूरे का पूरा सेट, बोलो ना जी। अब देखो यहां पर मैं एक डायग्राम और ड्रॉ कर सकता हूं। ये देखो यहां पे क्या था, बोलो सवाल। 1 2 3 4 और नीचे क्या था, बोलो 4 और यहां देखो आप, बी पूरे का पूरा किसमें है, बोलो ना जी। बी पूरे का पूरा किसमें है? तो मैं बना सकता हूं ऐसे, ये बाहर कौन रहेगा इस वक्त, ए अंदर कौन आएगा? आई समझ में? अगर मैं अब यूं करता यहां पर मैं 6 लिखता, क्या रहता बोलो, फिर ये डायग्राम बना, क्योंकि अब एक लफ्ज एक्स्ट्रा आ गया जो ए के पास, तो फिर मैं डायग्राम कौन सी बनाता, ऐसे और ऐसे। समझ में आया? बोलो कॉमन क्या रहता है, खाली 4 और 1 2 3 यहां रहता है, यहां पे इसको मिलता है 6। तो इस तरीके बोलते हैं जब थोड़ा मिल जाए थोड़ा ना मिल जाए, ये रिलेशन याद रखना है। ये तो तब था, ये डायग्राम तब बनेगी जब 1 2 3 4 5 बनाएंगे और नीचे 4 5 बनाएंगे, यानी कि जब बी ए के अंदर पूरे का पूरा हो तो इस तरह का डायग्राम बनती है, जो मैंने आपको यहां समझाई है। मैं उम्मीद करता हूं सारे का सारा आपको समझ में पूरे का पूरा आ गया है। समझ में आया कि नहीं आया? सर ऐसे कैसे आप पढ़ाएं और हम समझे नहीं? ठीक है जी, आइए बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं किस तरीके से और डायग्राम्स को हम यहां सॉल्व करेंगे। ओके, देखिएगा ध्यान से मेरे दोस्तों, यहां तक हमने आपको बताया एक होता है जब थोड़ा मिलता है थोड़ा नहीं मिलता, एक तो वो जब पूरे का पूरा आपस में मिल जाता है। अब जरा आप देखेंगे एक और चीज, तो वेन डायग्राम समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई सर। आइए इस वेन डायग्राम को समझने के बाद अब मैं आता हूं अपने मुद्दे पर, जो मुझे टॉपिक पढ़ाना है। वो टॉपिक हमारा है स्टेटमेंट और कंक्लूजन का, ठीक है ना? पहले आपको वेन डायग्राम समझ में आई? अब कहां है, अब आएंगे किधर हम, बोलो स्टेटमेंट और कंक्लूजन के ऊपर। शाबाश, तुरंत समझना है और समझकर मुझे बताना है। यहां दो चीजें हैं, एक स्टेटमेंट लिखा है, एक, इसको समझने से पहले समझेंगे स्टेटमेंट क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। मेरा कहना यह होगा, हम पूरी अपनी एनर्जी और एफिशिएंसी आपको पढ़ाते हैं, एक रत्ती % भी हम ये नहीं रखते कि हम थकेंगे, पसीना है तो क्या करें, नहीं, इसका कोई एहसास नहीं। हमें एहसास इस चीज का है कि जो उम्मीद लेकर आप आए हैं, यहां से इंशाल्लाह आपको वर्दी पहना के हम जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल में भर्ती करवाएंगे। तो इसलिए हम पूरी जान फिशानी के साथ आपको पढ़ाते हैं। और याद रखिए, जितना मैं पढ़ाता हूं, मुझे बच्चे कमेंट्स में लिखते हैं, सर आपने जब जब पढ़ाया तो आपने हमेशा इस चीज का ख्याल रखा कि जब आपने पढ़ाया आपने हर तरह का सवाल करा। हर तरह का सवाल करने में फायदा यह होगा कि जब हमने प्रैक्टिस करी, मल्टीपल किताबों से करते हर सवाल होता है, क्योंकि आपकी बेस अच्छी बनती है। अब जरा देखिए, इसीलिए बेस बना रहा हूं। सेंटेंस किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। क्या बोला मैंने? मीनिंगफुल वर्ड्स के ग्रुप को बोलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस होता है लॉजिकली सही, लॉजिकली ट्रू होता है, यानी कि इसकी मीनिंग पूरी होती है, और ग्रामेटिकली सही होता है, करेक्ट होता है। सेंटेंस के लिए 3 कंडीशन होना जरूरी है। सेंटेंस वो नहीं होता जो आपने पढ़ा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, नहीं। फॉर ए सेंटेंस इट इज मैंडेटरी दैट इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। मैं कहूंगा आई ईटिंग फूड, आई ईटिंग, मीनिंग दो, तब भी समझ में आ गई है, लेकिन ग्रामेटिकली सही नहीं है। मीनिंग पूरी होना जरूरी नहीं है, मीनिंग पूरी होने के साथ साथ ग्रामेटिकली सही होना भी जरूरी है, तब जाके बनता है सेंटेंस। तो फिलहाल के लिए याद रखो, ये आपका सेंटेंस बन गया। अच्छा, स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट कभी लॉजिकली ट्रू होता है, लॉजिकली ट्रू होता है, और कभी इलॉजिकल होता है।
याद रखेंगे, स्टेटमेंट जो है वो कभी सही होता है और कभी गलत होता है, ठीक है ना। तो हमेशा ये सही नहीं होता है, लेकिन सेंटेंस की खासियत ये है कि हमेशा सही होता है, इट इज ऑलवेज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस में क्या कहेंगे हम, सेंटेंस में कहेंगे एप्पल्स आर फ्रूट्स, ये बिल्कुल ऑब्वियसली ये सही बात है। अब एप्पल्स आर फ्रूट्स ये सेंटेंस, अगर मैं यहां लिखूंगा एप्पल्स आर मैंगोज, कोई बंदा नहीं दुनिया में मानेगा, बोलेंगे ये पगलाया हुआ है, एप्पल्स आर मैंगोज बोलते हैं। लेकिन रीजनिंग में इस तरह के आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टेटमेंट इसीलिए तो कहते हैं बिकॉज इट इज समटाइम्स ट्रू, समटाइम्स इट इज रॉन्ग। तो यहां याद रखना है, स्टेटमेंट यहां लॉजिकली सही भी हो सकता है और लॉजिकली गलत भी हो सकता है। तो ये इलॉजिकल है ना, सेब कहां आम होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्टेटमेंट हो गया। आइए जरा आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं इस स्टेट के बारे में और क्या हमें जानकारी चाहिए। ईमानदारी से बोलो, समझ में आया? यस सर। ओके, अब जरा सुनिएगा और समझने का प्रयास करेंगे। मैं चाहता हूं इस क्लास के बाद हर बच्चा जो है वो पुराने पेपर से क्वेश्चन कर सकता हो, काबिल बने इसके। अब देखिए, स्टेटमेंट जो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेबल स्टेटमेंट, एक होता है अनस्टेबल स्टेटमेंट। स्टेबल स्टेटमेंट क्या होता है, अनस्टेबल स्टेटमेंट क्या होता है? मैं एक साधारण सी एग्जांपल लेता हूं जो मैं अक्सर बताता हूं ताकि बच्चों के दिमाग में वो बात बैठ जाए। मैंने कहा बाजार में मैं गया और बाजार में मान लो कोई 1000 रुपए कोई चीज है, ठीक है जी, मेरे पास पूरे 1000 रुपए है और मेरे पास 0 रुपए है। एक बंदा मान लो ए, उसके पास 1000 रुपए, बी बंदे के पास 0 रुपए है। बताइए जरा, जो जिसके पास 1000 रुपए वो इजीली खरीद सकता है। भैया 1000 रुपए की शर्ट मान लो, जिसके पास पूरे के पूरे 1000 रुपए है वो इजीली इसको परचेज कर सकता है, उसे टेंशन नहीं है। जिसके पास 0, इसको भी टेंशन नहीं है, वो खरीदेगा ही नहीं, बोले मैं जाऊंगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं? जिसके पास कुछ भी ना हो वो तो टेंशन फ्री है ही, क्योंकि उसके पास टेम्पटेशन नहीं है, उसके पास खरीदने की आस नहीं है। देखो भैया, आपके पास जेब में 4 लाख रुपए नहीं है तो आप जो दुनिया की सबसे महंगी वॉच है आपको खरीदने का हमारा सोच भी नहीं सकता बंदा, तो टेंशन फ्री है ना। आप बात समझ रहे मेरी? अब जिसके पास पैसा लाख रुपए भी नहीं, वो तो गाड़ी का सोचता ही नहीं है, तो गाड़ी की टेंशन है ही नहीं। अब टेंशन कहां पर है देखना जरा। तो ये 1000 भी स्टेबल है और 0 भी है ना, सुकून से है। इसके अलावा देखो आप, अगर किसी बंदे के पास 800 रुपए है, किसी बंदे के पास 200 रुपए है, बताओ ये बिल्कुल बेचैन है। हाँ, मैं शीन लिखूं तुम्हें शर्म आ जाए और मैं काफ लिखूं तुम्हें क्या नहीं, करार नहीं आ जाए। मैं ऐन लिखूं तुम्हें अक्ल आ जाए, मैं शीन लिखूं तुम्हें शर्म आ जाए, मैं काफ लिखूं तुम्हें हाथ में कलम आ जाए, और मैं इश्क लिखूं तुम्हें पढ़ाई से इश्क हो जाए। आपने उल्टा सुना है सर, ये वाला हमें शूट नहीं करता है, हमें वही शूट करता है ना। तुम्हें कुछ कुछ हो जाए, हाँ कुछ कुछ के चक्कर में बर्बादी हो जाए। ये देखो, ये जो बेकरारी है ना, हाँ समझ रहे हैं आप, मैं शीन लिखूं है सब कुछ उड़ जाए है। तो ये देखो, यहां 800 जिसके पास है वो बेकरार है, उसे 200 मिलने की उम्मीद है। यार 200 होते तो 1000 रुपए की शर्ट खरीद लेता, 200 वाला टेंशन में ज्यादा है, काश 800 और होते। पसंद तो आई थी यार ये शर्ट, लेकिन पैसा नहीं जेब में, 800 की कमी है। 0 वाले को टेंशन है, क्यों? वो तो सोचेगा ही नहीं ना उस बारे में। 1000 रुपए वाला, ए भैया लो दे दो शर्ट। अब सुनो, ये दोनों क्या बोलो, हाय हाय हाय, इनको चैन इसी को बोलते कुछ कुछ हो जाए है? इन्हें कुछ कुछ हो चुका है ना। प्यार हो जाए तो चैन लुटता है, धोखा मिले तो लुट जाता है।
दोनों को इस्तिराब है, स्टेबिलिटी ये नहीं है, इसमें है ही नहीं, है ना? समझ रहे हैं? कितने दीवाने बैठे हैं। अब सुनो, 800 और 200 अनस्टेबल है। इसी तरीके से यहां पर स्टेबल स्टेटमेंट में आता है ऑल। ऑल का मतलब जिसको पूरे के पूरे 1000 रुपए, ये ऑल आएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आपके पास पूरा 1000 रुपए है तो ऑल है। अच्छा, जीरो है नन है, कुछ नहीं, काख भी नहीं, तो ये भी स्टेबल है। बोलो ना, ये भी स्टेबल है। हमारा कॉल तो काख भी नहीं है सर। तो ये जीरो, ये नन आया, ये ऑल 100। अच्छा, किसी के पास 800 है तो बोलेंगे सम इसके पास है, थोड़ा है। इसके पास 800 नहीं है, बोलो सम नॉट है। अच्छा, ये बेकरार है, ये करार में है। इसे सुकून है, वो बेसुकून है। यही स्टेटमेंट आपको मैंने पढ़ाने हैं कि हमें सवालों में ढूंढना है सुकून कहां पर है और बेसुकूनी कहां है। देसी में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल देसी। कोई बंदा जो पहली बार रीजनिंग पढ़ रहा हो उसको भी जुबान समझ में आ रही है ना? अंग्रेजी का वर्ड लाया कभी? सुनो, स्टेबल मतलब बिल्कुल चैन में है, ऑल और नन, और सम नॉट अनस्टेबल है। आइए हम इसको लिखते हैं। मजीद कीवर्ड्स बताएंगे हम आपको, यानी कि एग्जाम में सिर्फ सवाल ऑल और नन भी नहीं होगा। इस ऑल के कीवर्ड्स और है, मतलब नन के बदले में नो भी आ सकता है। क्या है? ऑल के बदले में ओनली भी लिखा हो सकता है। तो वो कीवर्ड्स मैं आपको लिखवाता हूं ताकि आपको पता चले अगर इन चार के अलावा भी कुछ और एग्जाम में आए तो मेरा बच्चा फंसना, सवाल हो कहीं से, जवाब नहीं, सॉल्यूशन होगा। कल एक बच्चे ने मुझे बोला था, सर आपने जो नारा लगाया है, आपने लिखा है सवाल हो कहीं से सॉल्यूशन होगा, उसमें आप बताओ जवाब हो यहीं से। क्या हो? मैंने कहा पुत्रा, जवाब नहीं लिखूंगा, जवाब सही भी होता है और गलत भी होता है। हम कहेंगे सवाल हो कहीं से सॉल्यूशन होगा, बिकॉज सॉल्यूशन इज ऑलवेज करेक्ट। समझ में आ रहा है? इसलिए जवाब नहीं लिखा, क्या लिखा? सॉल्यूशन हो यहीं से। चलिए अब आपको कीवर्ड्स दिखवाता हूं, ध्यान से लिख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जो आपने याद रखने हैं। सम, ऑल, सम नॉट और नो के ऊपर ये कीवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो आपको एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको समझाया था, सम का मतलब अनस्टेबल है, सम नॉट का मतलब अनस्टेबल है, ऑल का मतलब स्टेबल है और नो का मतलब स्टेबल है। लेकिन एग्जामिनर हमसे 10 गुना ज्यादा चालाकी करेगा। वो आपको ऑल, सम नॉट और नो नहीं देगा। वो ऑल के बदले में अगर आपको ऑनली देगा तो आप फंस गए। बोले सर ने तो बताया ही नहीं था, ऑनली का मतलब भी ऑल ही होता है। वो आपको ऑनली के बदले 100% देगा, वो लिखेगा 100% एप्पल्स और मैंगोज। तो याद रखो मेरे प्यारे मेरे बच्चों, ये 100% का मतलब होता है ऑल। ईच लिखा होगा वो भी ऑल आएगा, एवरी लिखा होगा ऑल आएगा, एनी लिखा होगा ऑल आएगा। अच्छा, अगर कुछ ना लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल लिखा होगा ऐसे, एप्पल्स आर मैंगोज, एप्पल्स आर, मैं आपको वो क्वालिटी दे रहा हूं, आप ढूंढते रहेंगे। यहां कुछ ना लिखा है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, यहां कुछ नहीं लिखा है। जब कुछ ना लिखा हो तब भी ऑल मानेंगे हम। ये लिखा लास्ट में नो कीवर्ड, अगर कुछ भी ना लिखा हो तब भी इसको हम ऑल मानेंगे। ये याद रखना है क्योंकि एग्जाम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लाखों लोग फॉर्म भरेंगे, तो उस रेस में आप आगे कैसे रहेंगे? आपके पास ऐसी यूनिक नॉलेज होनी चाहिए जो दूसरे के पास नहीं हो। तो इस तरीके से अगर ईच आया, आपने तो सिर्फ ऑल पढ़ाया था ना, आपने तो मजे मजे से पढ़ाया था भैया। ऑल के बदले ईच भी आएगा, एवरी भी, एनी भी, ओनली भी, 100% और नो कीवर्ड। इसी तरीके से सम के बदले 0.1 से लेके 99%, 0.1, 99% एप्पल्स और मैंगोज। तो अगर इस तरह का है, जिस बच्चे ने हमसे ना पढ़ो वो कहेगा यार ये सवाल ही गलत है। 0.1, 99 तो आता ही नहीं रीजनिंग में, तो मैथ आ गया। नहीं, ये रीजनिंग ही है बेटा, लेकिन ये कीवर्ड है। सम के बदले में आपको ये मिल जाएगा। आ रही समझ में? उसके बाद जो है वो आपको फ्यू आएगा, एफ्यू होगा, एटलीस्ट सम आएगा, ऑलमोस्ट ऑल, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, मैनी होगा, मोस्ट ऑफ, मोस्टली, जनरली। इनमें से कोई भी अगर कीवर्ड आएगा तो वो हमेशा सम मानना। क्या मानना बोलो?
समझ में आ रही है? हाँ, ये जानकारी सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो पढ़ाता ही नहीं कोई है। ये आप सम के बदले लिखिएगा, ऑल के बदले मैंने आपको पढ़ाया, सम नॉट के बदले क्या आएगा? हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, स्कार्सली बहुत कम, सेल्डम ये भी कम में आता है, राइट? तो सम नॉट के बदले में ये कीवर्ड्स आएंगे। नो के बदले नन, नेवर, ऑल नॉट, नो वन, 0%, ये नो में आएगा। इन सबको नोट कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं मैंने अभी तक जितना आपको पढ़ाया है जर्रा जर्रा आपके सीने पे टच करा होगा। समझ में आया सबको? है ना? शाबाश। उर्दू का एक शेर याद आया इस मौके पर, जबरदस्त शेर है। शेर ये है, इधर देखो भैया, शेर ये है कि जो लोग परदेश में रहते हैं ना, जो घर से दूर रहते हैं, वो कहते हैं खुशी ये है कि घर से फोन आया है, खुशी ये है कि घर से फोन आया है, सितम जरीफी ये है कि खैरियत बताना है। जो बच्चे यहां दूर दूर इलाकों से रहते हैं, जिस दौर में आप अभी रह रहे हैं, इस दौर में रहकर आपने यहां से किस्मत चमका के जाना है, क्योंकि ऑलरेडी आप स्ट्रगल में हैं। आप जम्मू आए हुए पढ़ने के लिए हैं, दूर दूर इलाकों से। कोई हमारे यहाँ बहुत दूर, समझो पंजाब के करीब इलाका, कठुआ, सांबा, आगे दूर दूर से। कोई यहाँ पुंछ की सरजमीन से आया, कोई यहाँ डोडा किश्तवाड़ से, कोई रियासी से, बहुत अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ आते हैं। तो आप परदेश में हैं, मतलब घर से 2 कदम की दूरी भी समझो डिफरेंट है ना। तो जो घर से दूर है वो दूर ही सही। तो वो कहते हैं कि खुशी ये है कि मेरे घर से फोन आया है, खुशी ये है कि मेरे घर से, और सितम जरीफी ये है कि मुझे खैरियत बताना है। घर से जब भी फोन आएगा आपको बोलना पड़ेगा, बीमार होकर भी, कि हाँ मैं ठीक हूं। तो जब आप ये चीज बोलने में चाहते हो कि घर वाले परेशान ना हो, तो फिर बताइए यहां से अगर आप कामयाब होके ना लौटे, वो उनके लिए ज्यादा परेशानी होगी या कम है? तो इसलिए यहां आए हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, गर्मी सर्दी सब कुछ, और यहां से इंशाल्लाह कामयाबी होकर जाएंगे। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं पूरी जान लगाकर आपको पढ़ा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि इस बार इंशाल्लाह 100 से अधिक बच्चों को हम जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल में वर्दी में देखना चाहेंगे। अपनी जॉब्स एकेडमी के कम से कम 100 बच्चे होने चाहिए इस बार, जो वर्दी पहन के अपने देश को सर्व करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं कल नई एनर्जी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज और जय हिंद।